नमस्ते। आज जानो ज्योतिष में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली के 11वें भाव में सूर्य का प्रभाव। सन इन द 11th हाउस। नमस्ते। हाँ, 11वां भाव ये ज्योतिष में एक बहुत ही कह सकते हैं खास जगह रखता है। इसे पारंपरिक रूप से लाभ स्थान भी कहते हैं। लाभ स्थान? मतलब सिर्फ पैसा? नहीं नहीं, सिर्फ पैसा नहीं। असल में इसका संबंध जीवन में होने वाले सभी प्रकार के लाभों से है। जैसे सफलता है, हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो पूरी होती हैं वो, फिर बड़े भाई बहन, हमारा सोशल सर्कल, दोस्त, नेटवर्क, ये सब इसी में आता है। अच्छा। हाँ, मूल रूप से ये भाव दिखाता है कि हम अपने लक्ष्य कैसे पाते हैं और समाज से हमारा रिश्ता कैसा है, कितना फायदा उठाते हैं हम अपने नेटवर्क का। और फिर है सूर्यदेव, ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा, इच्छा शक्ति, कहीं ना कहीं हमारा ईगो भी, है ना? जीवन शक्ति, अधिकार, कॉन्फिडेंस, सब सूर्य से जुड़ा है। बिल्कुल। तो जब इतना पावरफुल ग्रह सूर्य लाभ स्थान में बैठता है, मतलब 11वें भाव में, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई। क्या असर होता है इसका? चलिए समझते हैं इसको थोड़ा और गहराई से। जरूर। जैसा मैंने कहा, 11वां भाव लाभ का घर है और ये लाभ कई तरह के होते हैं। इसमें जीवन के बड़े लक्ष्य आ गए, हमारी अचीवमेंट्स और वो सोशल कनेक्शंस जो हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस में मदद करते हैं। और हाँ, ये बड़े ग्रुप्स, सोसाइटीज, क्लब्स, नेटवर्क्स, इन सबको भी दिखाता है। अगर किसी की कुंडली में ये भाव मजबूत है ना, तो अक्सर वो इंसान अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स का बढ़िया इस्तेमाल करता है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। हाँ, और 11वें घर को कुंभ राशि से भी जोड़ते हैं ना, जी, जिसका स्वामी शनि है, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस का असर भी मानते हैं। सही कहा। तो ये ग्रह तो स्वतंत्रता, इंडिविजुअलिज्म, कुछ नया करने, कभी कभी विद्रोह, इनसे जुड़े हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 11वें भाव में एक तरह का खिंचाव रहता है, व्यक्ति की अपनी पहचान और ग्रुप की जरूरतें, इनके बीच? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बिल्कुल सही। 11वां भाव इसी बैलेंस को दिखाता है कि कैसे हम एक ग्रुप का हिस्सा रहते हुए भी अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखते हैं। और यहीं पर ना 5वें और 11वें घर की जो धुरी है, एक्सिस है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। 5वां और 11वां, सिंह और कुंभ वाली एक्सिस। हाँ बिल्कुल। 5वां घर सिंह राशि से जुड़ा है, हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, शौक, बच्चे। और 11वां कुंभ से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सोशल कंट्रीब्यूशन, बड़े सपने, नेटवर्क। अच्छा। तो ये जो एक्सिस है ना, ये व्यक्ति को अपनी पर्सनल टैलेंट्स, 5वां घर को समाज के बड़े फायदे 11वां घर के लिए यूज करने की तरफ ले जाती है। ये पर्सनल खुशी और सोशल जिम्मेदारी के बीच का बैलेंस है एक तरह से। समझ गया। तो अब वापस सूर्य पर आते हैं। सूर्य हमारी पहचान है, हमारा मैं, लीडरशिप क्वालिटी, आत्मविश्वास, हम दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। तो जब यही सूर्य 11वें भाव में आता है, तो ये व्यक्ति की जो सेल्फ एक्सप्रेशन की इच्छा है, उसकी महत्वाकांक्षा है, उसकी एनर्जी है, उसको 11वें भाव की चीजों से जोड़ देता है। मतलब नेटवर्क, लाभ, आय, सपने, इनसे। हाँ। इन्हीं सब से। ऐसे व्यक्ति के सपने अक्सर बड़े होते हैं। वो छोटे दायरे में नहीं बंधना चाहता। उनमें बड़े ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करने की एक नेचुरल एबिलिटी हो सकती है। उन्हें अक्सर सोशल गैदरिंग्स, ग्रुप एक्टिविटीज या किसी बड़े सोशल कॉज के लिए काम करने से ना एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एनर्जी मिलती है। उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक उनके सोशल कनेक्शंस और नेटवर्क पर डिपेंड कर सकता है। अच्छा, तो अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो वही आता है दिमाग में, लाभस्थान और सूर्य की एनर्जी का कॉम्बिनेशन। क्या ये फाइनेंशियल गेन्स का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है? हाँ, अक्सर 11वें भाव में सूर्य फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लाभ का एक अच्छा संकेत माना जाता है। ये स्थिति अचानक लाभ दे सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा आ सकता है या इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट से फायदा, बिजनेस में बढ़िया डील या नौकरी में सैलरी हाइक, अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अपने पुराने किसी काम, किसी मेहनत के लिए पहचान और पैसा दोनों मिलते हैं। अच्छा। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। ये पैसा अक्सर उनके प्रोफेशनल नेटवर्क, सोशल कॉन्टैक्ट्स या फिर बड़े ग्रुप्स को लीड करने की उनकी क्षमता से आता है। मतलब दोस्त या जान पहचान वाले ही कमाई के रास्ते खोल देते हैं कई बार। और करियर के लिहाज से क्या ये प्लेसमेंट, प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन या करियर में ऊपर जाने में मदद करता है? निश्चित रूप से। करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन, इन सब के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है।
जो लोग जॉब में हैं उन्हें अपनी मेहनत का क्रेडिट मिल सकता है, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं, बेहतर मौके आ सकते हैं। और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए नेटवर्किंग बढ़ाने, क्लाइंट बेस बढ़ाने, नई बिजनेस डील्स फाइनल करने का ये बढ़िया टाइम हो सकता है। खासकर अगर कोई सरकारी नौकरी में है, पॉलिटिक्स में है या बड़े कॉरपोरेशंस या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है, उनके लिए स्थिति खास फायदेमंद हो सकती है। तो सफलता का कनेक्शन यहाँ नेटवर्किंग से बहुत गहरा है। हाँ, सफलता यहाँ दूसरों से जुड़ने और एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने की काबिलियत से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। सामाजिक प्रभाव कैसा रहता है? क्या ऐसे लोग अपने सर्कल में काफी पॉपुलर होते हैं? दोस्ती वगैरह पे क्या असर पड़ता है? हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, लोगों पर उनका असर बढ़ता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज निखरती हैं, जिससे वो दूसरों को आसानी से कन्विंस कर लेते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। अच्छा। ये नए अलायंस बनाने, दोस्ती मजबूत करने और पावरफुल लोगों से सपोर्ट पाने के लिए भी एक बेहतरीन समय हो सकता है। उनका सोशल सर्कल बढ़ता है और मजबूत प्रोफेशनल रिश्ते बनते हैं। समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं, अधिकार वाले लोग हैं, वो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप से सिर्फ आपसी फायदा ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। ऐसे लोगों में ना एक नेचुरल चार्म होता है जो लोगों को उनकी तरफ खींचता है, पर यह खिंचाव सेल्फिशनेस के लिए नहीं बल्कि अक्सर किसी कॉमन गोल के लिए लोगों को साथ लाने के लिए होता है। तो मतलब ये लोग अच्छे दोस्त बनाते हैं और उनका नेटवर्क भी काफी मजबूत होता है। क्या ये अपने फ्रेंड सर्कल में एक तरह से लीडर की भूमिका निभाते हैं? हाँ, काफी हद तक। वो अक्सर अपने दोस्तों के ग्रुप में या अपनी कम्युनिटी में एक नेचुरल लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। उनका सोशल सर्कल भी आमतौर पर प्रभावशाली या इम्पोर्टेंट लोगों का होता है जो उनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और खुद कैसे दोस्त होते हैं ये? खुद भी बहुत अच्छे, सपोर्टिव और दूसरों को मोटिवेट करने वाले दोस्त हो सकते हैं। वो सच में चाहते हैं कि उनके दोस्त सफल हों। लेकिन हाँ, उनकी दोस्ती सिर्फ मौज मस्ती वाली नहीं होती। उन्हें अक्सर सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट जैसे इश्यूज या किसी भी ऐसे कारण में गहरी रुचि होती है जिससे समाज में कोई पॉजिटिव बदलाव आ सके। उनकी दोस्ती में भी एक मकसद छुपा होता है, कह सकते हैं। और जो जीवन की बड़ी इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं, उनका क्या ये स्थिति उन सपनों को पूरा करने में मदद करती है? हाँ, ऐसा माना जाता है कि 11वें भाव में सूर्य की एनर्जी ना लंबे समय से देखे गए सपनों और लक्ष्यों को हकीकत बनाने में मदद कर सकती है। व्यक्ति में बड़े लक्ष्यों को पाने का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ जाता है। मेहनत का फल मिलता है? बिल्कुल, उनकी कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों के ठोस नतीजे मिलते हैं। पर्सनल लेवल पर देखें तो ये लोग बड़ी सोच रखते हैं, दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छाएं सिर्फ पर्सनल सक्सेस तक सीमित नहीं रहती बल्कि अक्सर ह्यूमैनिटेरियन कॉज, सोशल प्रोग्रेस या सबकी भलाई से जुड़ी होती हैं। अच्छा, मतलब दूसरों के लिए कुछ करने में ज्यादा खुशी मिलती है? हाँ, उन्हें उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। वे प्रोग्रेसिव होते हैं, परोपकारी होते हैं और हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने को तैयार रहते हैं। मैंने सुना है कि अगर सूर्य यहाँ पॉजिटिव हो तो व्यक्ति में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। वो सबका दिल जीत लेता है, पैसे वाला होता है और लंबी हेल्दी लाइफ जीता है। दुनिया को बदलने और बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज लाने की भी बहुत इच्छा होती है। और जब सूर्य कुंडली में दूसरे शुभ ग्रहों के साथ अच्छे योग बनाता है, जैसे त्रिकोण या षष्टक पहलू, तो लोगों से जुड़ने की उनकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो और भी बढ़ जाती है। तो वो आसानी से घुल मिल जाते हैं? हाँ, ऐसे लोग कम्युनिटी के कामों में या ग्रुप एक्टिविटीज में आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने पर्सनल गोल्स को कम्युनिटी की ज़रूरतों के साथ बड़ी आसानी से अलाइन कर लेते हैं। उनमें एक अंदरूनी तालमेल होता है। क्या कुछ विशेष राशियों में सूर्य का 11वें भाव में होना और भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है? हाँ, राशि का असर तो पड़ता ही है। जैसे अगर सूर्य अपनी ही राशि सिंह में 11वें भाव में हो तो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बहुत सफल हो सकता है। उसे पैसा, लग्जरी ये सब मिल सकता है। और मेष में, जहां वो उच्च का होता है? मेष राशि में हो तो व्यक्ति अपने क्रिएटिव आइडियाज और तेज एक्शन से चमकता है। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से दूसरों को इंस्पायर करता है, ऊपर उठाता है। दिलचस्प बात यह है कि तुला राशि में जहां सूर्य नीच का माना जाता है वहां भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला, धैर्यवान हो सकता है और कभी-कभी सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाकर फेक इट टिल यू मेक इट वाला फंडा
सफलता पा लेता है, खासकर सोशल फील्ड्स में। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर शक्तिशाली स्थिति के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। 11वें घर में सूर्य की क्या चुनौतियां हो सकती हैं? क्योंकि सुनने में तो ये बहुत ही प्रभावशाली स्थिति लग रही है। आप सही कह रहे हैं, चुनौतियां भी हैं, और सबसे बड़ी चुनौती अक्सर वो अहंकार और अधिकार जताने की आदत से जुड़ी हो सकती है। देखिए, कुछ ज्योतिषी स्कूलों का मानना है कि सूर्य 11वें भाव में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अनकंफर्टेबल क्यों? इसका एक कारण ये है कि ये भाव पारंपरिक रूप से शनि की राशि कुंभ से जुड़ा है, और सूर्य राजा और शनि सेवक या सिस्टम को ज्योतिष में नेचुरल दुश्मन माना जाता है। उनके बेसिक नेचर अलग है, एक चमकना चाहता है, दूसरा धीरज और नियमों में काम करता है। तो सूर्य का जो नेचुरल राजसी अहंकार है, वो व्यक्ति को दूसरों के साथ बराबरी से मिलने जुलने और दोस्ती का मजा लेने से रोक सकता है। हमेशा स्पॉटलाइट में रहने की इच्छा रखना इस घर की जो कलेक्टिव और बराबरी वाली वाइब है, उससे मैच नहीं करता। तो इसका मतलब है कि दोस्ती और सामाजिक रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, अहंकार बीच में आ सकता है। हाँ बिल्कुल, अथॉरिटी दिखाने वाला नेचर या मैं ही सही हूं वाला एटीट्यूड सोशल सर्कल बढ़ाने में रुकावट बन सकता है। दोस्तों, कलीग्स या पार्टनर्स के साथ पावर या पहचान के मुद्दों पर कभी-कभी क्लैश हो सकता है। अच्छा। दोस्ती में भी हावी होने या लगातार तारीफ पाने की जो तीव्र इच्छा है, वो ग्रुप के अंदर पावर स्ट्रगल या मनमुटाव पैदा कर सकती है। इसलिए यहाँ ईगो पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित हो तो? हाँ, अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है या नेगेटिव असर में है, तो ये व्यक्ति को सेल्फिश बना सकता है। वो दूसरों की फीलिंग्स का सम्मान किए बिना अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकता है, जिससे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। परिवार वालों और करीबी लोगों से भी मतभेद होने के चांस रहते हैं। मैंने भी कुछ ऑनलाइन फोरम्स पर पढ़ा है कि 11वें घर में सूर्य वाले कुछ लोग अपने अनुभव बताते हैं जो इन चैलेंजेस को दिखाते हैं, जैसे कभी-कभी बहुत अकेला महसूस करना, या दोस्तों से धोखा मिलना, या फिर एक पक्का गहरा फ्रेंड ग्रुप बनाने में मुश्किल होना। हाँ, ये बिल्कुल वास्तविक अनुभव हो सकते हैं, और ये स्थिति का दूसरा पहलू है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें बाहरी वजहों से, जैसे बार-बार जगह बदलनी पड़ी या बस समय के साथ रिश्ते दूर हो गए, इसलिए फ्रेंड ग्रुप मेंटेन करने में स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ को लगता है कि सोशल लाइफ बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, ये उनके लिए नेचुरल नहीं है। कुछ ने ये भी महसूस किया कि वो गहरी सच्ची दोस्ती चाहते तो हैं, पर उन्हें वैसे लोग नहीं मिलते जिनसे वो रियल कनेक्शन बना सकें, या जब बनते भी हैं तो उनमें झगड़े, झूठ या धोखा जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अजीब बात है। हाँ, और कुछ लोगों को उनके साथियों या परिवार ने भी उनके विचारों या लाइफस्टाइल के लिए अजीब समझा या मजाक उड़ाया। ये काफी दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो ये स्थिति सामाजिक सफलता, प्रभावशाली नेटवर्क और लोकप्रियता से जुड़ी है, और दूसरी तरफ पर्सनल एक्सपीरियंस, अकेलेपन, धोखे और सामाजिक कठिनाइयों के भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है ऐसे व्यक्ति के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हों और उन्हें अपने आसपास के लोग थोड़े सतही या बोरिंग लगते हों, जिससे वो गहरे रिश्ते नहीं बना पाते। अच्छा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, और दूसरों की भावनाएं उन्हें इतना असर करती हैं कि वो थक जाते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। सोशल जस्टिस और दुनिया बदलने का जुनून होने के बावजूद वो खुद को अकेला और समाज से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं, शायद इसलिए कि वो दुनिया की प्रॉब्लम्स को बहुत गहराई से फील करते हैं और दूसरों को वैसा फील करते हुए नहीं पाते। ये भी हो सकता है कि वो ग्रुप में तो हों, पर अपनी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पहचान या विचारों के कारण पूरी तरह से घुल मिल ना पाएं या खुद को थोड़ा अलग महसूस करें। और क्या चुनौतियां हो सकती हैं इस स्थिति के साथ? क्या व्यक्ति बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ओढ़ लेता है? हाँ, ये भी एक संभावना है। व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा फैला सकता है, मतलब कई ग्रुप से जुड़ गया, कई लोगों से वादे कर लिए, हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करना। इस चक्कर में वो बुरी तरह थक सकते हैं या अपने करीबी पर्सनल रिश्तों को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। सोशल कॉज या ग्रुप्स को लेके बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होना भी निराशा दे सकता है। जब असलियत उनकी उम्मीदों जैसी नहीं निकलती, उन्हें अपनी पर्सनल पहचान को उन ग्रुप्स या कॉजेस से अलग रखने में भी स्ट्रगल हो सकता है। वो ग्रुप की पहचान में ही खो सकते हैं। और जैसा पहले कहा, सोशली एक्टिव होने के बावजूद अंदर से कनेक्टेड फील न करना, जैसे कि उनकी सेल्फ वर्थ पूरी तरह से उनकी सोशल सक्सेस या फेलियर पर ही टिकी हो। कुछ ज्योतिषीय सूत्र ये भी बताते हैं
कि नेगेटिव सूर्य के प्रभाव से बच्चों की शिक्षा में रुकावट आ सकती है या बच्चों के किसी काम से शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है और जो लाभ मिलने चाहिए व्यक्ति उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाता। हाँ, ये भी पॉसिबल नेगेटिव पहलू है, खासकर अगर सूर्य कुंडली में कमजोर हो, नीच का हो, तुला राशि में, या अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु से दृष्ट या युत हो। जब सूर्य पर अशुभ ग्रहों का असर होता है, जैसे स्क्वायर या ऑपोजिशन, या वो कुंडली में बिल्कुल अकेला हो, बिना किसी खास पहलू के, तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कैसे? अशुभ पहलू सोशल बिहेवियर में अजीब उतार चढ़ाव ला सकते हैं या पर्सनल गोल्स और कम्युनिटी के आदर्शों के बीच टकराव पैदा कर सकते हैं। अकेला सूर्य व्यक्ति को अपने सोशल सर्कल या कम्युनिटी से कटा हुआ महसूस करा सकता है, जिससे सामाजिक रूप से ऑकवर्ड या अलग-थलग होने की फीलिंग आ सकती है। पिता के साथ संबंधों पर भी इसका कुछ खास असर होता है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य पिता का कारक ग्रह है। हाँ, बिल्कुल। 11वें भाव में सूर्य अक्सर एक ऐसे पिता की तरफ इशारा करता है जो प्रोग्रेसिव सोच वाला, आइडियलिस्टिक और सोशली बहुत एक्टिव हो सकता है। वो कई नेटवर्क्स या कम्युनिटी एक्टिविटीज में शामिल हो। अच्छा। ऐसा पिता बच्चे को भी ग्रुप से जुड़ने, दोस्त बनाने और कलेक्टिव प्रोजेक्ट्स को महत्व देने के लिए मोटिवेट कर सकता है। अगर कुंडली में सूर्य पर शुभ ग्रहों का असर है, तो पिता सपोर्टिव और इंस्पायरिंग होता है, जो बच्चे के सपनों को समझता है और उन्हें पूरा करने में मदद करता है। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित हो तो? हाँ, लेकिन अगर सूर्य पीड़ित हैं या अशुभ प्रभाव में है, तो हो सकता है कि पिता अपनी सोशल एक्टिविटीज में इतना बिजी हो कि बच्चे के साथ उसके रिश्ते पर असर पड़े। बच्चा निग्लेक्टेड फील कर सकता है या उसे पिता का ध्यान पाने के लिए पिता की सोशल लाइफ या दूसरे लोगों से कंपटीशन करना पड़ सकता है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक पिता के साथ रिश्ते तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। एक बात जो इस स्थिति के बारे में बार बार उभर कर आती है, वो है ह्यूमैनिटेरियन फोकस। समाज के लिए कुछ करना, दुनिया को बदलना। हाँ, ये 11वें भाव में सूर्य की एक बहुत ही खास और पॉजिटिव विशेषता है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की गहरी इच्छा, सोशल जस्टिस के लिए जुनून और अलग-अलग सोशल कॉज और ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिव भागीदारी। कई लोग जिनका सूर्य यहाँ होता है, वे एनजीओ सेक्टर में काम करते पाए जाते हैं या सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये सूर्य की लीडरशिप क्वालिटी को पर्सनल गेन से ऊपर उठाकर कलेक्टिव वेलफेयर की तरफ ले जाता है। वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष योगों का भी जिक्र मिलता है जो इस स्थिति के साथ बन सकते हैं। हाँ, कुछ योग बन सकते हैं जो कुंडली के बाकी ग्रहों की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर सूर्य के साथ बुध भी 11वें भाव में हो, तो बुध आदित्य योग बनता है। ये योग व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट, अच्छा स्पीकर और एनालिस्ट बना सकता है और अक्सर डॉक्टर, वकील, जज या किसी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक पहुंचा सकता है। अच्छा। चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर वासी योग, जब चंद्रमा सूर्य से 12वें घर में हो, या वेशी योग, जब सूर्य से दूसरे घर में कोई ग्रह हो, सिवाय चंद्रमा, राहु, केतु के, बन सकते हैं। वासी योग में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति समझदार होता है, अशुभ ग्रह हो तो मेमोरी वीक हो सकती है। वेशी योग व्यक्ति को प्रभावशाली बना सकता है, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की क्षमता दे सकता है और उसे ज्ञान का खजाना बना सकता है। लेकिन ये योग कितने असरदार होंगे, ये पूरी कुंडली देखकर ही पता चलता है। और जो चुनौतियां हमने डिस्कस की, खासकर अहंकार वाली, उनसे निपटने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए जाते हैं। हाँ, सबसे जरूरी उपाय तो प्रैक्टिकल और मेंटल लेवल पर है। विनम्रता डेवलप करना, धैर्य रखना सीखना और दूसरों के साथ कोऑपरेट करने की इच्छा रखना बहुत जरूरी है। सेवा के काम या चैरिटेबल एक्टिविटीज में शामिल होने से ईगो को बैलेंस करने में मदद मिलती है और व्यक्ति समाज से बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। और कोई उपाय? आभार मतलब ग्रैटिट्यूड की भावना डेवलप करना भी रिश्तों में हार्मनी लाने में मदद करता है। पारंपरिक ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो माणिक, रूबी रत्न पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये सूर्य का रत्न है, पर इसे किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना भी सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने और नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने में हेल्पफुल माना जाता है। क्या सूर्य का प्रभाव हर राशि में 11वें भाव में एक जैसा होता है या उसमें कुछ अंतर आता है? अगर आप संक्षेप में बता सकें। हाँ, राशि के हिसाब से थोड़े थोड़े अंतर जरूर आते हैं। बहुत ब्रीफ में बताऊं तो अग्नि तत्व, मेष, सिंह, धनु, ये लीडरशिप, जोश और महत्वाकांक्षा लाते हैं। पर मेष में थोड़ा डोमिनेटिंग,
सिंह में स्पॉटलाइट की जरूरत और धनु में थोड़ा उपदेशक जैसा लगने का रिस्क रहता है। पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या, मकर ये स्थिरता, वफादारी और प्रैक्टिकलिटी लाते हैं। वृषभ में दोस्त वफादार पर थोड़े जिद्दी, कन्या में मददगार पर क्रिटिकल और मकर में भरोसेमंद पर थोड़े दूर या फॉर्मल लग सकते हैं। वायु तत्व मिथुन, तुला और कुंभ ये सोशबिलिटी, नेटवर्किंग और इंटेलेक्ट पर जोर देते हैं। मिथुन में अच्छा नेटवर्क पर थोड़ा इनकंसिस्टेंट, तुला में हार्मनी बनाने वाला पर अपनी राय दबाने वाला और कुंभ में ये स्थिति बहुत नेचुरल है, व्यक्ति प्रोग्रेसिव और इन्वेंटिव होता है पर थोड़ा अलग थलग लग सकता है। जल तत्व कर्क, वृश्चिक, मीन ये इमोशनल कनेक्शन, सिंपैथी और आर्टिस्टिक नेचर लाते हैं। तर्क वाला ग्रुप्स में फैमिली ढूंढता है पर ज्यादा अटैच्ड हो सकता है। वृश्चिक वाला गहरा कमिटेड पर इंटेंस हो सकता है और मीन वाला दया लाता है पर आसानी से ओवरवेल्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें, 11वें घर में सूर्य एक दो-धारी तलवार की तरह हो सकता है। ये लाभ, प्रभाव, पहचान और सामाजिक सफलता तो ला सकता है, लेकिन साथ ही अहंकार, अधिकार जताने की प्रवृत्ति और सामाजिक रिश्तों में कठिनाइयों की चुनौतियां भी लाता है। ऐसा लगता है कि पर्सनल पहचान और सामूहिक जरूरतों के बीच संतुलन साधना ही यहाँ सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की अद्भुत शक्ति और एक प्लेटफॉर्म देता है, खासकर तब जब वे सपने समाज की भलाई और उन्नति से जुड़े हों। ये व्यक्ति को अपनी पहचान और प्रभाव का इस्तेमाल करके दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए इंस्पायर कर सकता है, अगर वो अहंकार को काबू में रखे और सहयोग की भावना अपनाए। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। 11वां घर हमारी भविष्य की आकांक्षाओं, आशाओं और सपनों को दिखाता है और सूर्य हमारा मूल स्वरूप, हमारी पहचान और हमारी इच्छा शक्ति है। तो ये स्थिति किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि और सामाजिक योगदान, इन दोनों के लिए उसकी लॉन्ग टर्म विजन को कैसे आकार दे सकती है, खासकर तब जब ये दोनों चीजें यानी पर्सनल चमक और सामूहिक हित कभी-कभी एक दूसरे के अपोजिट लगती हों। इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है। ओके, हमें उम्मीद है आज का ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।